नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला और अभी मौजूद हूँ कुशीनगर जिले के विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर में वार्ड संख्या 36 के जिला पंचायत सदस्य का जो क्षेत्र है वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष प्रसाद त्रिपाठी जी, जो देवरिया से पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में कुशीनगर जिले से पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी भी ठोक रखी है उन्होंने और यहाँ गहमागहमी भी चल रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए। और हमारे साथ अवेलियंस हैं सुधीर त्रिपाठी जी, जो बजरंगी सेवा संस्थान व चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं, वह मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। इन लोगों के साथ हम उत्तर प्रदेश के आज चुनावी हालातों पर चर्चा करेंगे। आप दोनों का स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम पूर्वांचल खास मुलाकात में। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धेश्वर जी। और सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके पहले हमारी बातचीत आगे बढ़े, मैं अपने पूरी टीम के तरफ से बजरंगी युवा सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूर्वांचल समाचार की सारे सदस्यों की तरफ से, पूरी टीम की ओर से आपको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम सभी लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और सर, मैं पर्सनली आपको बताऊं, हम जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे, तब से हम लोग आपका नाम सुन रहे हैं। तो हमारे जैसे तमाम युवाओं के आप एक आदर्श हैं और हम लोग हमेशा आपकी तरफ बचपन से ही देखते रहे हैं और एक आप प्रेरणा के स्रोत हमेशा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपने मेरे मुंह की बात छीन लिया। आपके पूरे टीम के सम्मानित सदस्यों को और आप लोगों के साथ ही इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबका भविष्य मंगलमय हो, सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें और उन्नति प्राप्त करते रहें। फिर आपकी इजाज़त से हम लोग इस बातचीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जैसे तमाम युवा साथी, देखिए कहा जाता है कि लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा के समान है। थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसा रहा है आपकी यात्रा, जीवन की यात्रा, अब तक की ये जो आपकी यात्रा है वो आपकी कैसी रही है? ये सवाल अब तक किसी ने नहीं पूछा था, आपने मेरे मन की बात छीन लिया। कम से कम ये जानने का प्रयास किया कि क्या मैंने भी जीवन में संघर्ष किया है कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। मेरे माता पिताजी बहुत गरीबी से मुझे पढ़ाई लिखाए। अशोक भटई बुजुर्ग से मैं प्राइमरी कक्षा से कक्षा 5 उत्तीर्ण किया। इसके बाद अशोक विद्यापीठ इंटर कॉलेज नकटहा मिश्र से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पावानगर महावीर इंटरमीडिएट कॉलेज फाजिल से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैं महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर से मैकेनिकल ट्रेड में पॉलिटेक्निक किया। सन 1978 में पॉलिटेक्निक करने के 6 महीने बाद PWD में मुझे अप्रेंटिस करने का मौका मिला और अप्रेंटिस करते ही मैं हरियाणा में हिंदुस्तान वायर्स कंपनी में जेई के पद पर स्थापित हो गया। एक जीवन का संघर्ष ही था। अशोक विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज नकटहा मिश्र के विवाद में हमारे पिताजी प्रबंधक थे। कुछ बड़ी ताकतों ने हम लोगों की गरीबी की वजह से उनका चार्ज लिया, जिसमें बड़े बड़े पुलिस अफसर आए हुए थे। एक राजनेता के कहने पर
आतताइयों जैसा व्यवहार किया गया और मैं छुट्टी के में घर आया हुआ था। अब वो देखने के बाद मेरा अभिमान टकराया और मैं इस विद्यालय के विवाद की लड़ाई में अपने को लगा दिया। सालों साल विवाद चलता रहा, अंत में सफलता हम लोगों को मिली। लेकिन इस बीच 1 साल के अंतराल के बाद जब मैं गया अपनी नौकरी ज्वाइन करने, तो 3 महीना नौकरी ज्वाइन करने के बाद ऐसा लगा कि हमको अब अपने तरह के युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। मैं रिजाइन दिया, लौट आया। हमेशा मुझे ये शौक रहा कि मैं युवाओं के लिए कुछ करूं। काफी युवा मेरे मित्र भी ऐसे थे जो मेरे सहयोगी थे, लेकिन धनाभाव के कारण, गरीबी के कारण मैं कुछ करने में अपने को असमर्थ पा रहा था। धीरे धीरे संघर्ष करते करते मैंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना यहाँ की, जिसमें बच्चों का पठन पाठन देख के, उनका रिजल्ट देख के जब बच्चे आते थे और पैर छूने का प्रयास करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, जो मेरी नौकरी से भी ऊपर है। मैंने उसके बाद कुछ विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोला। तमाम गार्जियन उन लोगों के आए कि हमसे पैसा जमा करा लिया जाए, लेकिन मैं पैसा वगैरह नहीं लिया। उन लोगों का भरण पोषण, बस पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैंने कराया। आज भी जिस क्षेत्र में जाता हूँ, वो बच्चे जब मिलते हैं, उनके गार्जियन मिलते हैं तो तुरंत पकड़ लेते हैं और पैर भी छूते हैं। कहते हैं कि गुरुजी आपने मेरा बहुत भला किया। विशेष रूप से विकलांगों की सेवा जो मैंने की, हमको लगता है कि उसका फल मिला। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अतिरिक्त बालिकाओं के लिए नर्सिंग कोर्सेज का संचालन मैंने अपने अथक प्रयास से किया। हमारे मित्रगण, हमारे सहयोगी मेरे प्रबल सहयोग में रहे। आज मैं जब कभी भी आता हूँ और देखता हूँ इन बच्चियों को चिकित्सकीय वर्दी में, तो लगता है कि मेरा जन्म सवार्थ हो गया। और मैं आगे भी अपने युवा साथियों के लिए पॉलिटेक्निक, डी फार्मा सदृश तमाम कोर्स खोलने और संचालित करने के प्रयास में हूं। जनता जनार्दन का सहयोग रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो इन्हीं संघर्षों में मैं सफलता प्राप्त करूंगा। संघर्ष के आगे मैं कभी भी ये नहीं लगा कि मैं थक हार के जाके बिस्तर पर जाते ही सो जाता हूं। आज भी यही नित्य मेरी क्रिया है और जगने के बाद पुनः दूसरा दिन संघर्ष में ही प्रारंभ हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जमीन से उठे हैं, लेकिन अपने को मैं मानता हूं कि मैं गड्ढे से उठा हूं, लेकिन किसी से न कहता हूं, न कोई पूछने वाला है। अकेले बर्दाश्त करता हूं और अकेले इसको लेके फिर जो है दूसरी सुबह में कल की बात अपने आप भूल जाता हूं। बहुत ही हृदय विदारक बात बताई है आपने। कहा जाता है कि अक्सर लोग हमारी सफलताओं को ही देखते हैं, हम कितने सफल हुए अपने जीवन में, लोग इस चीज को ही देखते हैं। सर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, एक समुद्र में आइसबर्ग होता है, हिमशैल जिसको कहा जाता है, और हिमशैल की खासियत है कि वो केवल 25 to 30%, 25 से 30% ही पानी के ऊपरी सतह पे होता है, और 70 से 65% जो उसका भाग होता है, जो अंश होता है, वो पानी के अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग सफल हो जाते हैं तो लोग हमारी सफलताओं का गुणगान तो करते हैं, लेकिन उसके लिए कितना अथक प्रयास और मेहनत हम लोग करते हैं, उस चीज के बारे में कोई नहीं देखता है। आज जो आपने ये बात बताई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आपका जीवन भी एक आम इंसान, एक आम नागरिक के ही जैसे हुआ,
और आप जहाँ आप जिस मुकाम पे आज पहुँचे हैं वो तभी संभव हो पाया है क्योंकि आपने अथक प्रयास और मेहनत किया है। तो चलिए, ये तो बात हो गई जीवन के बारे में आपके। अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्या चेयरमैन साहब को खाली समय मिलता है, और अगर मिलता है तो खाली समय में आप क्या करते हैं? क्या आपको गाने सुनना, फिल्में देखना, या मेरा छोटा भाई पूछ रहा था कि पूछना सर से कि क्या वो फेसबुक चलाते हैं कि नहीं है फेसबुक पे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मुझे अपने संघर्षों के आगे खाली समय देखने को नहीं मिला, और मैं चाहता भी हूं कि मेरा जितना समय हो अपने जीवन के अंत तक मुझे खाली न रहना पड़े। मैं जनता के लिए, युवाओं के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करता रहूं, और यही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कभी कभी जब मैं अपने गाड़ी में बैठता हूं तो हमारे ड्राइवर कैसेट लगा देते हैं भजन का, या पिक्चर के फिल्मी पुराने गाने जो है, वो पुराने गानों को सुनने के बाद कुछ लगता है कि दर्द कम हो गया। आजकल मोबाइल का युग है। व्हाट्सएप तो मैं बहुत दिन तक चलाना नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मजबूरी है सीखना। कहीं से कोई संदेश आ गया, कोई शासन का पत्र आ गया है, तो मजबूरी में उसको देखते देखते अब आदत लग गई। एक बार 10-15 मिनट के लिए सवेरे उठ के उस फेसबुक जरूर चलाता हूँ कि कहीं से किसी का कोई संदेश हो, कोई बात करनी हो तो उतना करना ही पड़ता है। खाली समय मुझे इतना नहीं मिला जिससे मैं खाली समय का बहुत आनंद पूर्वक प्रयोग करूं, लेकिन जो मैंने संघर्ष किया, आज भी आप जाएंगे तो मेरे बिस्तर पर 2-4 फाइलें जरूर मिलेगी। मैं उनको पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, और उठने के बाद जो है उसी में 10 मिनट अपना समय बिता के, 10 मिनट फेसबुक में समय बिता के, फिर नहा धो के कुछ नाश्ता किया। किसी दिन नाश्ता भी किया, किसी दिन न भी मिला। बाल भी कभी मैं झाड़ लेता हूँ, कोई कह देता है कि देखिए कंघी नहीं लगाए हैं, तो कंघी लगा लिया, और नहीं तो बिना कंघी का ही चल देता हूँ। यही मेरा जीवन है, और मैं चाहता भी हूँ कि इसी प्रकार का जीवन कि मैं आज हूँ, सबको इस धरती से जाना है। मैं रहूं या न रहूं, यहाँ आने के बाद एक दिन, कुछ दिन पहले माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी का आगमन हुआ था। इधर से जा रहे थे, मैं भी था, चाय पिए, तो उनका एक शब्द था कि आपने इसको सुभाष नगर बना दिया है पूरा। तो हमने कहा नहीं मंत्री जी, सुभाष नगर तो नहीं है, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जो है इसको सुभाष नगर कहेगी। आज नहीं है, किसी न किसी दिन। और मैं सोचता भी हूँ कि मैं रहूं या न रहूं, कोई आवे तो यहाँ ये जरूर कहे कि इस क्षेत्र में, इतने गरीब क्षेत्र में जहाँ सड़कों का, ईंट गिट्टी लाने का, हर मजदूर जुटाने का अभाव रहा, वहां मैंने जो ये तपस्या की तरह किया, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन संघर्षों में रहे, उस संघर्ष में जहाँ मेरे विरोधी विरोध करते रहे, लेकिन मैं कुछ न कुछ करता रहूँगा, कुछ न कुछ नया करता हूँ। मुझे जब मेरे विरोधी कुछ कहते हैं तो हमारे मित्रगण कहते हैं कि फलाने आदमी ने आपको ये कहा। हमने कहा कि ठीक है, वो ये उसका काम है, मेरा काम है, और मेरा काम ये है कि मैं किसी की निंदा न करूं, किसी की शिकायत न करूं। मेरे नज़र में कोई बुरा है नहीं। सुभाष नगर बहुत ही प्यारा नाम दिया है मंत्री जी ने, और ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी कि अब अगली बार से शायद हम लोगों को कहना भी चाहिए कि हम लोग सुभाष नगर में हैं। तो बहुत बढ़िया बात। अब मेरा अगला जो आपसे सवाल है सर, वो है कि देखिए, जीत और हार तो जीवन में लगी रहती है, और आजकल के जीवन में आलोचनाएं भी बहुत होती हैं,
व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन हो, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो उसमें आलोचना, हार जीत तो लगी रहती है। हमारे युवा साथी और इस क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिक जानना चाहेंगे कि आखिर चेयरमैन साहब हार जीत और आलोचना को कैसे संभालते हैं, इन तीनों चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। देखिए, जीत हार तो जीवन का एक अंग है। हारने वाला आदमी जीतता भी है और जीतने वाला हारता भी है। लेकिन मैंने आजकल जो भी संघर्ष किया उसमें कभी ये सोच के नहीं किया कि मैं हारूंगा, और यहाँ के जनता जनार्दन की और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अब तक मुझे किसी भी चुनाव में या किसी काम में हार नहीं मिला। जहाँ तक आलोचना का सवाल है, आलोचनाएं तो दिन रात आगे पीछे चलती हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेने के बाद खड़ा होता है तो 10 बार गिरता है, 10 बार उसकी माँ धूल झाड़ती है, फिर वो खड़ा होगा, फिर गिरेगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि जो अच्छे कर्म करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो समाज में चलेंगे 2-4 डेग, उनकी आलोचनाएं होंगी। लेकिन इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ, इसकी परवाह मैं नहीं करता हूँ, और अपने आलोचक बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आलोचना करते रहे, जिससे मुझे कम से कम ये तो समझने का मौका मिले कि मेरे अंदर बुराई क्या है। जब बुराई होगी तो उसको दूर करके अच्छाई अंदर लाने का मौका मिलेगा। मैं हमेशा इस सिद्धांत को सजो के रखता हूँ कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। मेरे साथ रहने वाले भी बहुत मेरे मित्रगण हैं, मेरे सहयोगी हैं जो साथ चलते हैं, लेकिन उसमें से 2-4% अगल बगल जाके मेरी निंदा कर ही देते हैं। सुनने वाला व्यक्ति यदि बताता है तो मैं कहता हूँ कि तुम यदि वहाँ उनको नहीं समझा सके तो कोई मुझको क्या कहता है ये कहने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे आदमी है, मैं अच्छा हूँ अपने विचार से, तो मेरे लिए सब अच्छे हैं। मेरी कोई निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन मैं उसकी आलोचना, किसी की आलोचना जीवन में करने वाला नहीं हूँ। न कोई बुरा है, न कोई खराब है। ईश्वर ने यहाँ इंसान को इंसान बना के भेजा है, हर इंसान ठीक है। और किसी न किसी दिन जब आलोचक की निंदा मैं नहीं करूँगा तो एक न एक दिन वो जरूर सोचेगा कि त्रिपाठी जी भाई मैंने इतना कहा और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो हो सकता है सन्मार्ग पर चलने लगे और मेरी आलोचना बंद कर दें। जी, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि निंदक नेरे राखिए। और ऐसे ही हम लोग जब लोगों को हम लोग ट्रेन करते हैं, उनको डिफरेंट कोर्सेज में ला के कोशिश करते हैं कि एक बेहतर मैनेजर बन जाए या एक बेहतर लीडर बने, तो ये बात भी ये जो वाला जो चीज़ है इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जरूर उनको बताता हूँ कि आपको अगर क्रिटिसिज्म बढ़िया से हैंडल करना है तो आपको समझना चाहिए कि आप जो क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो आप अपने काम के लिए हो रहे हैं, वो व्यक्ति आपको बेहतर बना रहा है। चलिए, अब हमारा जो आखिरी सवाल है आपसे, वो आने वाले आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेके है। क्या विजन है चेयरमैन साहब का, क्या रोड मैप है, और इस बार आप कैसे हमारे खास करके क्षेत्रवासियों को और जो कुशीनगर की जो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो अध्यक्ष भी बनेंगे, तो क्या रोड मैप होगा कुशीनगर जिला पंचायत के लिए? और आपने जब पहली बार जब जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे तो आपका अनुभव कैसा था? उस वक्त का जो कुशीनगर था और वो अब का है, उसमें क्या फर्क है? और जब आप एक बार अगर बन जाते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष तो फिर कैसे मतलब कुशीनगर में और क्या बदलाव आएगा? तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, अपने विजन के बारे में और रोड मैप के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बार मैं जब देवरिया जिला जिसमें कुशीनगर भी सम्मिलित था
मैं अध्यक्ष का चार्ज लिया तो मुझे बहुत जिला पंचायतों के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं नियम कानून और संबंधित पुस्तकों के अध्ययन करने में बहुत विश्वास रखता हूँ। हमारे जिला पंचायत देवरिया के तमाम कर्मचारी जो कुशीनगर में भी हैं वो नियुक्त थे तो 20 साल पहले के, लेकिन उनको किसी अध्यक्ष ने परमानेंट नहीं किया था। उनकी एक आशा जगी, या तो मुझे समझे हो कि कोई जानते नहीं है। एक कर्मचारी के अस्थायीकरण की पत्रावली मेरे पास आई तो मैंने उसको बुलवाया, पूछा कि भाई तुम 20 साल से नौकरी करते हो, अब तक अस्थायी क्यों नहीं हो? तो बताया अपनी मजबूरी की, सर जानते हैं यहाँ तमाम राजनीतिक बात है और परमानेंट करने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो हमने कहा मेरा रोल क्या है, आप केवल अप्रूव कर देंगे और सर जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार है। हमने उस समय एक ठाकुर साहब अपर मुख्य अधिकारी थे, उनको बुलाया और कहा कि जितने कर्मचारी परमानेंट नहीं हुए हो, जितने कर्मचारी जिला पंचायत के परमानेंट नहीं हुए हो, सबकी पत्रावली कल जो है मेरे वहां ले आते। सबकी पत्रावली आ गई, वो भी आश्चर्य में पड़ गए। अपर मुख्य अधिकारी वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि सब लोग परमानेंट हो। सबकी पत्रावली आई और एक एक आदमी को मैं बुलाया, तो उनका यही अलग अलग मैं बुलाया तो सबका यही सवाल था, सर ये कर देते तो आपके हाथ से भला हो जाता, और जो कहते मैं करता। हमने कहा ठीक, फाइल में अप्रूव कर दिया और सबसे कहा कि इसमें सबको दंड एक ही लगेगा कि एक एक पाव मिठाई सारे लोग हमारे घर जो है इसलिए पहुंचा देंगे कि 20 साल के बाद इन लोगों को खुशखबरी मिली और हमको एक एक पाव मिठाई चाहिए। आज भी कुछ कर्मचारी कुशीनगर में है जो उतना दूर देखते ही कहते हैं कि सर आपने मेरा जीवन साथ। मैंने कहा तो मेरा अधिकार था जो 10-20 साल पहले हो जाना चाहिए। वो मुझे कम से कम ये भी तो जानकारी हो गई कि अध्यक्ष ही परमानेंट करता है, तो कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल नहीं। जब 6 महीने का कार्यकाल मुझे देवरिया में मिला, उसी बीच महेन भोलेनाथ का मंदिर है, रुद्रपुर है, 3-4 मंदिरों का सुंदरीकरण के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपया एक एक मंदिर के सुंदरीकरण के लिए मैंने अवमुक्त कराया और मैंने मंदिरों का विजिट करके अपने हस्ताक्षर से वो पैसा रिलीज करके मंदिरों का निर्माण कराया। उन धार्मिक स्थलों का मैं दर्शन करके और इतना जरूर प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, पहली बार अध्यक्ष होने में यही आपकी कृपा रही कि आपके लिए मेरे कलम से ये पैसा गया, मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो। और ये लोग माने भी कि सुभाष त्रिपाठी के कार्यकाल में ही इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। कुशीनगर में जब हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हुई तो उस समय प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की स्वीकृति होती थी। आज भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर तमाम सड़कें निर्माणाधीन है, निर्माण हो रही हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि आज भी स्वीकृति होती है, लेकिन ये जाके कोई पूछ सकता है आरएस में। जब मैं ये जाना तो एक्सीएन वगैरह की बैठक बुलाया। एक्सीएन से मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं उधर आप दिखवा लीजिए और इन सारी सड़कों को पीएमजीएसवाई में डलवाना है। एक इंजीनियर तिवारी जी थे, उनको शायद विभाग के लोगों ने इसलिए जान के भेजा कि मैं भी तिवारी हूं तो ये जाएंगे तो आसानी से दस्तखत हो जाए। उन्होंने कहा कि सर आपने कहा है कि आपके क्षेत्र की सड़कें उसमें आ जाए तो सब सड़कें खड़ंजा है। अब मैं एक गैर कानूनी वक्तव्य देने जा रहा हूं जो नहीं देना चाहिए। मैंने कहा कि जब सब सड़कें खड़ंजा है और आप नहीं कर सकते हैं तो अध्यक्ष जिला पंचायत के हस्ताक्षर की जरूरत आपको अधिकार है। मिट्टी का काम आप मिट्टी पर सड़क बनाएंगे और खड़ंजा टूट गया हो तो नहीं बनाएंगे तो उस सड़क का कोई मतलब तो है। आपको ये लिखना पड़ेगा जो है नहर वगैरह 40 करी थी, खड़ंजा को आप मिट्टी तो टूट के मिट्टी बनेगा, मिट्टी को दीजिए
और एक ही बार पूरे जिले की सड़कों को पास कर दीजिए, इसके बाद कभी पीएम जायसवाल की फिर पूछे कि बजट क्या क्या होगा, हमने कहा उसमें अलॉट कर दीजिए कि अब ये लिख दीजिए कि जो जो पैसा आएगा उन्हीं सड़कों में से जो स्वीकृत है जरूरत के हिसाब से उनका निर्माण होता है। और यही हुआ, जिले में पहली बार हुआ। काफी सांसद और एमएलए हमसे नाराज भी हुए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लोहरवलिया से बनी जो सड़क आ रही है, सोतापर से बलियवा को घेरते हुए सड़क आ रही है पुल से, ये कोइलसवा को जो सड़क जा रही है, दुदुलिया वाली सड़क जा रही है, खैरतिया के इधर बेलवा आलमदास से जो चौरा जा रही है, ये सारी सड़कें पीएम जायसवाल की है। और सब पर स्वीकृति में निर्मला त्रिपाठी अध्यक्ष मेरी पत्नी का दस्तखत है। इसको किसी दूसरे ने नहीं किया। स्वीकृति के बाद वो प्रचारित किए कि इन्होंने कराया, उन्होंने कराया, लेकिन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि पीएम जायसवाल की जितनी सड़कें श्रीमती निर्मला त्रिपाठी के कार्यकाल में ही स्वीकृत है, उसके बाद कोई स्वीकृति नहीं हुई। चाहे कोई नहर बीच हुआ, चाहे कोई सड़क बनी, वो आज भी आरएस के रिकॉर्ड में विद्यमान। उस समय प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों का चयन हो रहा था। एक बीएसए थे, वो भी बैठक में आए। बीएसए को ही करना था। बीएसए को मैंने कुछ स्कूलों का लिस्ट दिया। जब अध्यापक लोग लेके पहुंचे तो उनको मैं लिस्ट दिया कि लीजिए इन स्कूलों को कर लीजिए और बाकी जिले का पास करा लीजिए। बीएसए ने कहा कि सर मानक के विपरीत तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तो अच्छा है, मानक के विपरीत कुछ नहीं होगा तो बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक बुला लीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक हुई, उसमें जिला पंचायत के सदस्य भी थे। जब इन्होंने प्रस्ताव रखा तो पूरी समिति ने कह दिया कि हम लोग अपना ये अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को, वो जिन सड़कों पर मुहर लगा देंगे वही सड़क बनेगी। बैठक स्थगित हो गई। जिन स्कूलों में, हाँ, जिन स्कूलों पर मुहर लगा देंगे अध्यक्ष जिला पंचायत निर्मला त्रिपाठी, वही सड़क बनेगी। हम लोग का यही निर्णय, हम लोग का अलग अलग कोई निर्णय नहीं। दूसरे दिन भी ऐसे साहब आए तो कहे सर क्या होगा। मैंने कहा कि आपने तो बैठक बुला लिया था, अब यहाँ तो फिर बैठक बुलवाइए, या जो निर्मला त्रिपाठी मुहर लगाएंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं तो आप लीग के शासन को लौटा दीजिए कि अध्यक्ष जिला पंचायत जो है इस सड़क स्कूलों की स्वीकृति पर अपना हस्ताक्षर नहीं करता। हम नौकरी तो कोई करते नहीं, हमको कोई सस्पेंड कर देगा, लेकिन स्कूलों का की बैठक में स्कूल तभी पास होंगे जब हम जो चाहते हैं हमारी जनता के अनुरूप जिन गांवों में स्कूल बनना चाहिए बनेंगे, तभी हो। दूसरे दिन ये तय हो गया कि जितने स्कूल हैं हर साल आते हैं उनमें अध्यक्ष जी की लिस्ट मांग ली जाए और उनकी लिस्टों को वरीयता देते हुए जो बचता है उसको मैंने कह दिया आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। उसके बाद 2-3 साल तक लगातार इन गांवों में जितने भी फाजिल नगर, तमकुही, कस्या हुआ तो जनपद, पूरे जनपद में जो भी जनप्रतिनिधि कहता था उनको स्कूल मिलता था। लेकिन विशेष रूप से यहाँ जो स्कूलों का जाल बना पूछा, एक एक गांव में 2-2, 3-3 स्कूल जैसे हाथों में देखी, ये मानक के विपरीत था। 3 किलोमीटर की परिधि में था। हमारे गांव देखिए जूनियर प्राइमरी ये सब नहीं था, सब स्कूल बने और पूरे महकमे में एक चर्चा आज भी है कि निर्मला त्रिपाठी के कार्यकाल में जो स्कूल यहाँ खुले उनके जाने के बाद एक भी स्कूल खुलते भी नहीं। न जब कोई लाएगा शासन से प्रयास करके तभी तो खुलेगा। उन स्कूलों की ये देन थी कि हर स्कूल पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। हम लोगों ने स्कूल भी दिया, शिक्षा मित्रों का पद सृजन भी कराया कि उतने स्कूल बने और उतने ही लोग सर्विस में भी आए, रोजगार भी मिला, स्कूल भी मिले और अध्यापक भी उन जगहों पर भेजे गए खोज के जहां जहां स्कूल खुल चुके थे, स्कूल जहां नहीं थे। बहुत ही इंस्पायरिंग एक प्रेरणादायी वार्ता रही है हम लोगों की।
मैं फिर से अपने पूरे टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपसे बातचीत हुई। और पर्सनली मेरे लिए ये मतलब किसी यात्रा पे जाने से कम नहीं है। मतलब ये जो यात्रा व्यक्ति करने जाता है किसी तीर्थ स्थल पे, तो उसको वो सोच ही जाता है कि उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। ठीक वैसे ही मुझे भी आपसे वार्ता करके बहुत ही प्रेरणा मिली है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बुद्धेश्वर भाई, आप अगर कुछ कहना चाहें। आप दोनों ने जो यह समय हमारे पूर्वांचल खास मुलाकात के लिए दिया, इसका मैं बहुत मतलब स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप दोनों को। और पुनः आपको सुभाष पति त्रिपाठी जी को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आप कुशीनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन हो और यहाँ की जनता की सेवा जैसे आपने पहले से अनवरत कर रखी है वैसा जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार।